Good evening and welcome to this live presented by Men Welfare Trust and Safe Family Foundation. आजकल जब भी आप टीवी पे न्यूज देखते हैं, अखबार उठाते हैं, सोशल मीडिया या ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म पे अगर आप नजर डालें तो आपको बड़ी बड़ी हेडलाइंस नजर आएंगी। आपको नजर आएगा रेप के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। आपको हेडलाइंस नजर आएंगी कि नंबर ऑफ रेप केसेस सीज एन अपवर्ड ट्रेंड, दिल्ली ऑन द टॉप इन नंबर ऑफ रेप केसेस। इस तरह की आपको खबरें अमूमन नजर आ जाएंगी किसी भी न्यूज प्लेटफॉर्म पर और हम अपना एक नजरिया बना लेंगे। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है जो आपको नहीं दिखेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको दिखाया या बताया नहीं जाएगा। तो पहलू यह है कि 76% जो रेप के मामले आज देखे जाते हैं उसमें या तो आरोपी निर्दोष पाए जाते हैं या बरी कर दिए जाते हैं, केसेस क्वॉश कर दिए जाते हैं जब ये देखा जाता है कि कानून का दुरुपयोग करके लोगों को फंसाया जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स तो मीडिया में बहुत बताए जाते हैं, लेकिन जब ये एक्विटल हो जाते हैं, जब लोग बरी हो जाते हैं, तो ये नहीं बताया जाता कि ये केसेस झूठे थे और लोगों को बरी कर दिया गया। किस तरह से रेप लॉस का आज की तारीख में मिसयूज किया जा रहा है, किस तरह से कंसेंशुअल सेक्स यानी कि आपसी रजामंदी या सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज का नाम देके एक झूठा रेप का मुकदमा फाइल कर दिया जाता है। कैसे रेप के कानून को एक्सटॉर्शन का जरिया बना दिया गया है। बहुत बार कोर्ट्स ने इन पे कई टिप्पणियां की हैं, कई ऑब्जर्वेशन दिए हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कानून को बदलने के लिए या इस कानून में जो जरूरी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उसको लाने के लिए कोई बातचीत कहीं पे की गई हो या किसी लेजिस्लेचर ने ऐसा बोला हो कि इनमें बदलाव किया जाएगा। ये झूठे रेप के केसेस कैसे फाइल कर दिए जाते हैं, क्या इससे कोई बचाव है, पुलिस की इसमें क्या भूमिका रहती है, कोर्ट में किन बातों पे गौर किया जाना चाहिए, इन सब चीजों का अक्यूज जो कि एक्चुअली इन केसेस में विक्टिम होते हैं, जिनके ऊपर झूठा केस कर दिया जाता है, उनकी लाइफ में, उनके परिवार की प्रतिष्ठा, उनका समाज में जो जो असर पड़ता है इन सब चीजों का, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। So today we discuss false rape cases which are filed citing promise of marriage and how this is being blatantly misused, and innocent men they continue to fall prey of this draconian provision, so to say. And for this, I'm joined by an eminent panel today. I'm joined by Mr. Lohit Matani. Lohit ji is an IPS officer. He's authored many books and presently he's serving in the State Reserve Police in Maharashtra. Thank you, Lohit ji, for joining us. Thank we you have very much. Wasif Ali. Thank you. Wasif Ali is a veteran men's rights activist. He's been raising concerns over misuse of rape laws for a very long time. Thanks, Wasif, for joining us. We have Smita Dikshit. Smita ji is an advocate at the Supreme Court. She also practices in High Court, but she's a Supreme Court lawyer. And we'd like to take her comments also on the subject matter today. Thank you, Smita ji, for joining us. Thanks a lot, and good evening to all of you. Ritwik Bisaria. Ritwik Bisaria is a men's rights activist. He's somebody who handles helpline calls of such cases, and he's relentlessly working on sending memorandums, filing PILs, and drawing attention of the authorities towards the misuse of the rape laws. Thank you, Ritwik Bisaria, for joining us. Thank you, Amit. We have Neeraj. Now, Neeraj is come here as a case study today, because Neeraj is somebody who's actually faced this, who had a false case on promise of marriage, and he will be sharing his ordeal. He will be sharing what all he went through. In fact, I'd like to start with Neeraj only. Neeraj, हमें थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से हैं और किस तरीके से ये केस आपके ऊपर कर दिया गया, और जब आपके ऊपर ये केस हुआ तो वो क्या यातनाएं थी, वो क्या प्रॉब्लम्स थी। शायद उसको बयान करना बहुत मुश्किल है, बट हम जानना चाहेंगे कि व्हाट ऑल यू वेंट थ्रू, नीरज। नमस्कार आप सबको, हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम नीरज है, मैं दिल्ली से हूँ। आवाज आ रही है आप सबको? जी, सुन सकते हैं नीरज। हाँ,
मैं नीरज हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी बचपन में एक स्कूल फ्रेंड थी जो कि मेरे पड़ोस में भी रहती है। तो उसने मेरे को शादी का प्रपोजल रखा मेरे आगे कि मेरे से शादी कर ले। मैंने उससे शादी के लिए उसको मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसने शादी का दबाव बनाते हुए मेरे ऊपर रेप के चार्जेस लगवा दिए, ये कहते हुए कि मैंने उसको शादी का झांसा दिया और शादी नहीं कर रहा हूँ। उसने रेप के चार्जेस लगवा दिए मेरे ऊपर। मगर इत्तेफाक से जब उसने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई तब मैं दिल्ली में नहीं था। दिल्ली से जब मैं बाहर गया हुआ था तो मुझे बीच में पता चला कि मैं मेरे ऊपर रेप के चार्जेस लग चुके हैं। पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मेरे घर पे पूछताछ हो रही है, मेरे घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली, फिजिकली, और भी बहुत कुछ। तो फिर जब पता चला केस हो चुका है इससे तो पहले मैंने आपको कभी कोई ऐसे कुछ धमकाया गया था, कुछ कहा गया था कि आपके ऊपर रेप का केस फाइल कर दिया जाएगा अगर आप इस बात को नहीं मानते, या फिर किस तरह का दबाव था नहीं आपके नहीं ऊपर, या नहीं ये सडनली एज एज अ सरप्राइज आपके ऊपर आया? इसके पेरेंट्स आए थे घर पे एक बार। मैं दिल्ली में नहीं था जब मैं गया हुआ जी। था, तो इनके पेरेंट्स घर पे आए थे। फिर पापा से बोला कि नीरज कहाँ है, और पापा ने बोला कि बाहर गया हुआ है दिल्ली से, तो क्या हम आपके लड़के से शादी करनी है और ये वो। तो पापा ने शादी वादी को कोई विचार नहीं है, हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने रिफ्यूज कर दिया शादी का प्रपोजल। तो उन लोगों को दिल पे लग गई बात, या जो भी उनके मन में स्टार्टिंग से प्लानिंग थी, आई डोंट नो, बट इन लोगों ने कंप्लेंट कर दी मेरे खिलाफ। मगर बस मैं दिल्ली से बाहर था, तो बस पुलिस मेरे मेरे को तलाश कर रही थी। और मैं जब मुझे पता चला तो मैंने बेल की एप्लीकेशन लगाई। काफ़ी मुश्किल था इस बीच में एप्लीकेशन लगाना भी मेरे लिए, मगर एप्लीकेशन लगाई, मेरी बेल रिजेक्ट हो गई। ऐसे फिर दूसरी बार बेल की एप्लीकेशन लगी, वो भी मेरी आपने रिजेक्ट हो गई। एंटीसिपेट एंटी सेवेटरी बेल सर, एंटी सेवेटरी बेल थी, वो जी। रिजेक्ट हो गई। ऐसे तकरीबन 3 बार हुआ। फिर चौथी बार में भी मुझे बेल मिली, मगर तब भी मेरे पे दबाव बनाया जा रहा था। मेरे पे क्या, मैं तो था नहीं, मगर जो मेरे वकीलों पे दबाव बनाया जा रहा था कि इस शादी के लिए हाँ करें, और उसके बाद बेल मिलेगी, और बहुत कुछ। तो फाइनली मुझे बेल मिल गई जब मैं वापसी तो घर पर आया। आप, क्या आपको अरेस्ट किया गया या नहीं आपको नहीं सर, एंटीसिपेटरी बेल मिली नहीं, है? मुझे एंटी बेल मिल गई और मैं अरेस्ट नहीं हुआ। मैं बाहर से बाहर बच गया बस। तो ओके। इत्तेफाक से सो जब मैं सो बेसिकली आपके ऊपर ये दबाव था कि आप या तो शादी के लिए हाँ करिए, नहीं हाँ तो जी आपके ऊपर एक रेप का केस लगा दिया जाएगा। सर, रेप का केस तो लग ही चुका था। रेप का केस लग चुका था, और दबाव बनाया जा रहा था कि बस ये कि अगर केस हटाना चाहते हो तो शादी के लिए हाँ कर दो, हम केस हटा देंगे। हाँ, मतलब उसी के बाद फिर आपके हम्म। ऊपर एफआईआर फाइल कर दी गई। हाँ जी ये सर। बस मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं तो जनरली दिल्ली से बाहर गया हुआ था। बस इत्तेफाक से ये सब हो गया, सडनली मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं मेरी बेल हुई, फिर मैं घर पर वापसी आया। जब आया तो सब कुछ बदल चुका था पूरा। मेरा जो मेरी सोसाइटी थी, मेरे एरिया के लोग जो जानते थे, मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि कोई क्रिमिनल आ गया हूँ, या फिर कोई 6-7 महीने की कोई जेल काट के आया हूँ। बहुत ऐसे बड़े अजीब तरीके से देखा जा रहा था, ये देखो आ गया लड़का, ये सब चीजें। फिर घर वालों को भी पड़ोसी लोग काफी अवॉइड करते थे, उनको बुरा भला कहते थे कि कैसा लड़का है। सबको तो ये लगता था कि लड़की अच्छी होती है, लड़की तो कभी गलत होती ही नहीं है, लड़का ही गलत हो, उसने कुछ ना कुछ किया होगा। तो सबने हमारा अवॉइड किया, हम लोगों को सबने, हमारे रिश्तेदारों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सबकी नज़र में मैं गलत था। फिर ये सब तो हम फेस कर ही रहे थे। मगर इस बीच में भी लड़की हमारे पड़ोस में रहती थी, तो लड़की ने हमारे घर पे बार बार आना, और उसके पेरेंट्स के घर पे, हमारे घर पे आ जाना, धमकी देना कि शादी करो हमसे, और दबाव बनाना, गाली गलौज करना, बहुत कॉल्स पे कॉल्स करना। मैं कॉल्स नहीं उठा रहा हूँ तो मेरे पापा के नंबर पे कॉल आ रही हैं, पापा नहीं उठा रहे तो मम्मी के नंबर पे कॉल्स आ रही हैं। हर टाइम कॉल्स करना, यहाँ तक कि बहन के नंबर पे भी कॉल आना शुरू हो गए थे। हर तरीके से चीजें होती रही।
तो आपको काफी काफी मतलब जैसे आपके ऊपर केस फाइल हुआ, आपको बहुत तरह की हैरासमेंट और शेमिंग और इन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ा। That's what you're बिल्कुल, saying. मैं जब घर पे आया था मैं तकरीबन 15 दिन तो घर से बाहर ही निकल पाया। इन लोगों से फेस कैसे करूँ? उनको देखूँ कैसे कि लोग तो मुझे क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि जब नीरज, मैं मैं आपके पास आऊंगा ये सब समझने के लिए कि जब आप कोर्ट में गए तो क्या कैसा रहा, आपको कितना समय लगा इससे बाहर निकलने के लिए। आई कम बैक टू यू, बट बिफोर दैट आई गो टू ऋत्विक। ऋत्विक, एक आम व्यूअर के लिए आप जरा समझाइए कि रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज ये क्या है, क्योंकि ये जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। किस तरह के मैटर्स सामने आते हैं, कैसे फॉल्स केस बना दिए जाते हैं, जो कि जहां पर अभी नीरज के केस में तो एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, लेकिन बहुत से केसों में ऐसा होता है कि अरेस्ट कर दिया जाता है और जब तक चार्जशीटिंग नहीं होती तब तक एक व्यक्ति मतलब निर्दोष होते हुए भी वो कस्टडी में रहता है। ये पूरा मामला क्या है, क्या है इसका मतलब इसकी कैसे अनफोल्ड होता है, और आंकड़े क्या कहते हैं इन सब चीजों के बारे में, और क्या रीजंस रहते हैं, इसको थोड़ा समझाइए ऋत्विक। व्हाट एग्जैक्टली दिस रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिजेस। देखिए अमित, जब भी कोई कानून बनता है, अगर वो कानून इस तरीके से बनाया जाए जो कि इजी टू मिसयूज हो, इजी टू मिसयूज भी नहीं, वेरी इजी टू मिसयूज हो, तो उसका रिजल्ट वही होता है जो आज की डेट में रेप के कानून के साथ हो रहा है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा, कुछ कोर्ट ऑब्जर्वेशंस जो रही हैं इस पर्टिकुलर रेप के मामलों को लेकर और फॉल्स रेप को लेकर। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये कुछ हमारे न्यूज़पेपर कटआउट्स हैं कि किस तरीके से रेप लॉ को, रिश्तों को फंसाने को रचा गया गैंग रेप का नाटक, रिश्तेदारों को फंसाने के लिए एचआर प्रोफेशनल को के ऊपर फॉर डिमांडिंग 7 लाख, यूपी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनके ऊपर भी रेप का झूठा केस दर्ज कराया गया। इस तरीके से बहुत सारे केसेस हुए हैं। और अगर आप एक स्पेसिफिक ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देखें, बहुत क्लियरली आया कि बैंगलोर में स्पाइक ऑफ केसेस ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एक ऐसा केस है जहां पे कि आप देखिए कि एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप को बेस्ड ऑन अ वर्बल एक कही हुई बात, एक विक्टिम की एलिजिड टेस्टिमनी बात पे, टेस्टिमनी पे, अभी तो टेस्टिमनी भी नहीं है, अभी सिर्फ एक कही राइट रेप का स्टेटमेंट, और उसको वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि किसी भी फिजिकल वायलेंस वाले रेप केसेस में होगा। इन चीजों का रिजल्ट क्या हुआ कि अगर आप देखें तो आपको ये दिखेगा कि कोर्ट ने किस किस तरीके से बोला है। कोर्ट में एक इंसान जिसका एक्विटल हुआ था वो गया सुप्रीम कोर्ट में, उसने पूछा कि प्लीज रिटर्न माय डिग्निटी। तो जैसा कि नीरज बता रहे थे, रिटर्न ऑफ डिग्निटी, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। कोर्ट ने, दिल्ली के कोर्ट ने भी बोला है कि देयर इज नोबडी हु इज टॉकिंग अबाउट डिग्निटी ऑफ मैन। और इस तरीके से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आई हैं। दिल्ली के कोर्ट ने भी बोला है कि फॉल्स रेप केस प्ले हैवॉक विद क्राइम स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही आज की डेट में कानून बनाने की प्रक्रिया है, और उन्हीं स्टैटिस्टिक्स को अगर हम इन ऐसे केसेस से हम भर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास और ज्यादा ड्रेकोनियन और इजी टू मिसयूज लॉज आते रहेंगे। और वही हम आज रेप के लॉ के साथ देख रहे हैं। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे आए तो कुछ बहुत, मैं आज देख रहा था, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं हमारे पास। ये हमने एक एनालिसिस किया है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केसेस में कि किस तरीके से लास्ट 4 साल का ही डेटा अवेलेबल है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, 2015 से 2000। ये होम मिनिस्ट्री का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर के बड़े वाले बार्स हैं, ये टोटल 376 के केसेस हैं, और ये जो पिंक वाले छोटे बार्स हैं ये हैं प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाले केसेस इन टोटल में से। तो अगर आप देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि लगातार प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केसेस की तादाद बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कि परसेंटेज जो पहले 2015 में 22% था, मतलब 22% ऑफ द 34,000 रेप केसेस जो थे वो प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे थे, वो आज बढ़ के 38% हो गए। तो 4 साल में करीब करीब 16% का इंक्रीज है। ये बहुत ही ज्यादा विचलित और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्लियरली दिखाने वाले स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स हैं। मतलब आउट ऑफ टोटल जो केसेस हैं रेप के फाइल होते हैं, 38% प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केसेस हैं इन द रीसेंट फिगर्स आर सेइंग दिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी है कि ये एक और कॉमन से कॉमन रीजन बनता जा रहा है जो रेप केसेस फाइल करने का। तो और इसमें ऋत्विक वो सभी केसेस भी होते हैं जहां पर लिव इन रिलेशनशिप हैज गॉन रॉन्ग एंड ब्रेक ऑफ हो गया, और या फिर शादी नहीं हो पाई, जैसे भी नीरज ने बताया, किसी वजह से marriage was never on the cards but they were in a relationship which was consensual,
और जो कि आगे नहीं चली तो उसमें रेप का केस फाइल कर दिया गया। बहुत बहुत क्लियरली ये वही ज्यादातर ये वही केसेस हैं। इनफैक्ट आज एज ऑफ टुडे जो डेटा आता है उसमें सेपरेटेड हस्बैंड्स का भी डेटा इसी में ऐड कर देते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल नंबर है। जैसे टोटल नंबर ऑफ केसेस में भी 58 या 60 हैं 2017-2018 में। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि बहुत आराम से फॉल्स प्रॉमिस का एक एलिगेशन बना के किसी भी ब्रोकन रिलेशनशिप को या किसी रिलेशनशिप को अपने तरफ मोड़ने के लिए किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर आप इनफैक्ट इसमें आपको मैं एक और चीज जो दिखाना चाहूंगा, पुरानी पिछली साइड पे जाऊं, DCW दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन को कोर्ट ने हिदायत दी थी कि आप झूठे केसेस करवाना बंद करिए। तो इस तरीके से देखिए, क्योंकि इतना आसान हो गया झूठे केस करने, इसलिए कोर्ट को DCW जैसी एक कॉन्स्टिट्यूशनली बट एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी बोलना पड़ा कि आप झूठे केसेस मत करवाइए। डेटा पे ही अगर हम आगे देखें, बहुत कॉमनली ये बोला जाता है कि रेप केसेस का मिसयूज के लिए कोर्ट को या पुलिस को दोषी ठहरा देते हैं। ये हमने बहुत कॉमनली देखा है कि फेमिनिस्ट लॉबी ये चीज बहुत ज्यादा बोलती है। तो ये कुछ डेटा है। इसमें मैंने 3 चीजों को कंपेयर किया है। इसमें मैंने IPC 376 जो कि रेप का लॉ है, टोटल नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और IPC 302 मर्डर के केसेस को मैंने रेफरेंस पॉइंट में लिया है। तो अगर आप चार्जशीटिंग रेट देखें, पुलिस जो चार्जशीट फाइल करती है, रेड वाली लाइन सबसे ऊपर IPC 376 की है, उसके नीचे ये जो पिंक लाइन है ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन की है, और इसके नीचे जो वायलेट लाइन है ये IPC 302 की है। इस ग्राफ से ये तो पता लगता है कि पुलिस का चार्जशीटिंग रेट रेप केसेस में मर्डर केसेस से भी ज्यादा है। तो उनका फोकस डेफिनेटली है। आप अगर उसे पेंडेंसी पे भी देखें तो पेंडेंसी में भी आपको देखेगा कि सबसे ज्यादा पेंडेंसी मर्डर केसेस की है। रेप जो कि रेड लाइन है, रेप की पेंडेंसी सबसे कम है। तो पुलिस का एक तरफ आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो झूठे केसेस फाइल कर दिए जाते हैं, इसमें पुलिस का, कोर्ट्स का बहुत ज्यादा वक्त भी जाया होता है, बहुत उनका जो समय है वो इन्हीं केसेस में, जो कि बाद में पता लगता है कि फॉल्स केसेस थे, तो उसके ऊपर बहुत समय वेस्ट भी हो जाता है। तो एक तो ये है हमें, तो दूसरा ये भी कि इसमें जो अगर फेमिनिस्ट बोलते हैं कि झूठे केसेस हुए थे तो प्रोसिक्यूशन की गलती है या पुलिस की गलती है या कोर्ट की गलती है, वो डेटा नहीं दिखा रहा है। डेटा बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि पुलिस का फोकस 100% है चार्जशीटिंग पे भी और पेंडेंसी पे भी, पेंडेंसी भी कम रखने पे बहुत ज्यादा फोकस है, मर्डर केसेस से भी ज्यादा, जो कि वायलेंट क्राइम्स में आता है। मतलब पुलिस अपना ये जो काम है, इन्वेस्टिगेशन है, वो टाइम से करके चार्जशीटिंग कर रही है, लेकिन कंपैरेटिवली मर्डर के केस में, मर्डर से आप अगर कंपेयर करें, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ट्रेंड क्या है, कि पुलिस का फोकस कहाँ पे रखा जा रहा है। सेम चीज अगर आप पेंडेंसी रेट आप कोर्ट का देखेंगे कि कितने केसेस पेंडिंग पे हैं, आपको इसमें भी क्लियरली दिखेगा कि पेंडेंसी रेट मर्डर का काफी हाई है एज कंपेयर टू रेप या एज कंपेयर टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अदर सेक्शन से। तो कोर्ट का भी फोकस है, पुलिस का भी फोकस है, फिर भी इन्हीं दोनों को ब्लेम करते हैं फेमिनिस्ट की झूठे रेप केसेस का रीजन ये 2 अथॉरिटीज हैं। और अब आप ये एक और क्लासिक है, आप कन्विक्शन रेट अगर आप देखें तो पिछले 5 साल का कन्विक्शन रेट हमने निकाला है, इन स्पाइट ऑफ सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट, जहां पे कि एक एक्यूज के ऊपर बर्डन है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का। इसमें एज्यूम्ड टू बी गिल्टी वाला ऑप्शन, एज्यूम टू बी गिल्टी वाला क्लॉज रहता है रेप केसेस में। ये इन सब होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कन्विक्शन रेट मर्डर केसेस में रेप से और क्राइम अगेंस्ट वुमेन से ज्यादा है। तो वही स्टेट है, वही प्रोसिक्यूशन है, वही तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के। मर्डर में तो एक्चुअली जो विक्टिम है वो रहा भी नहीं, तो उसकी तो टेस्टिमनी भी नहीं आ सकती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये सब होते हुए भी, और साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114A का ब्लैंकेट प्रोटेक्शन होते हुए भी कन्विक्शन रेट कम है। तो ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ध्यान से देखने वाली बात है कि हम कर क्या रहे हैं अपने लॉ। और ऋत्विक, ये लोअर कोर्ट का मेरे ख्याल से डेटा, ये ट्रायल का डेटा होगा। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहां पर वहां पर कन्विक्शन कर दी जाती है, क्योंकि बहुत समय एक व्यक्ति कस्टडी में गुजार चुका होता है, तो उसको कन्विक्शन हो जाती है, जो कि हाई कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में जाकर वो अक्विटल में बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित, ये भी बहुत होता है। तो मैं तो सिर्फ ट्रायल कोर्ट का डेटा ही आपके साथ शेयर कर रहा था। बहुत क्लियरली हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में है कि किस तरीके से पुलिस और कोर्ट का ध्यान और फोकस होने के बावजूद, इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करने के बावजूद भी, आज की डेट में भी कन्विक्शन रेट अगर कम है, तो इसमें प्लीज फेमिनिस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि पुलिस और कोर्ट को बेवजह आप लोग बदनाम ना करें।
Ritik, that's a very strong message जो आपने दिया है. मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, but I'll go to Advocate Smita Dixit. Ms. Smita, unlike most crimes where scientific evidences, demonstrative evidences, ये सब चीजें जो हैं, you know, they're corroborated and various aspects are very vital to the trial. But यहाँ पर rape, especially जो promise of marriage वाले cases हैं, उसमें only the testimony is vital. On the basis of a mere testimony, there can be a conviction also if the testimony is consistent. So, don't you think that this is a lethal weapon of a sort which is open to gross misuse? And the second point is that in case, you know, there are a lot of people who are probably watching this. किसी के ऊपर, if somebody is anticipating a false case on promise of marriage, या किसी को पता लगता है कि उसके ऊपर FIR हो गई है एक झूठी, तो as an advocate आप उसको क्या कुछ suggest करेंगे कि what are those few quick things that one must do when there's such a case on a person? Advocate Smita. You know, coming back to what you said initially, that there is definitely an element of stronger preponderance in what a woman victim has to say. This primarily dates back to the period in which our IPC was framed. A woman's testimony, even if she refuses to go in for a medical examination, that it is a case of statutory rape, even in that case, the court might look into it at a later stage, but her statement is considered to be enough at the time of registration of FIR and putting the legal process in motion. Now, in these cases, what I tend to believe is that these could be cases of sexual deceit. But if you look at the genesis of the crime, a woman is consenting to the sexual act. Right. She knows what she is going to do. So saying that it was induced by a promise of marriage, that is like you are trying to bring in the civil law of consent, which primarily should not figure in the criminal law. If you look back, the genesis of this thing, it has gained more force since the past few years, because the courts have been relying. There was a leading case of Uday versus State of Bihar. That changed the view of the apex court. And from then you can see that even various high courts, they have held this premise that yes, if a woman is saying that she was misled by a false sense of promise, so rape was done because of that. The consent was not free. That has somehow not dealt with the position that it was an open-ended question of law. So I'm slightly getting a bit technical over here, but I think that you will be able to understand what I'm trying to imply. Now, when we come to those cases where a man is, he has been threatened, or he feels that he could be accused of this particular thing. Normally, there are cases when we get into the scene when the FIR has been registered. Let me be frank with you. Nobody comes to a lawyer saying that a girlfriend or a live-in partner is threatening him. We come into the picture when the FIR has already been registered, and some process has been taken. Initiated. In the sense that either warrants are issued or their anticipatory bail has been rejected. That's the time when we come into the picture. In such a scenario, we try to corroborate the chain of events, that what were the facts. If it was a fraud by facts, whether he was actually saying, intending to marry, then she needs to prove it. But this is something that you cannot put before the court in a matter of bail. The trial hasn't started. So our first suggestion is to somehow, get a common meeting ground, see what she is desirous of. And generally, you'd be surprised that in most of these cases, off the record, we come to know that the girl is expecting some sort of monetary benefit. Yes. It's a really lot of cases have a lot of cases have come to fore where rape cases are filed, and just to settle those rape cases, mediations are happening and money is exchanging hands, and that is how, once that relation, even if there was a relationship, once that relationship is not in existence, people try to take leverage of the situation and
try to monetize that particular situation. Yes, you're right. I Precisely. agree on that. And this is surprising because it starts, the negotiations, they start from anything like 25 lakhs. First time Okay. I heard it, I was a bit appalled. I said that, what is this? This girl, she is working and she is gainfully employed. She lived with you. Nowhere did you project her as your fiancée. Everybody knew that you were in a live-in relationship. Her parents also knew, and they were searching for boys. So fortunately, the guy had certain chats in his mobile phone, and that gave him an advantage, that in that the girl had mentioned that her parents were looking for a suitable boy and she might get married. Somehow she forgot about it. But the point that I'm trying to emphasize upon is that this is something that the courts need to take into consideration, that this has become more like an extortion point. Right. So in such cases, I cannot say that there are, these number of measures that you need to employ. But yes, whenever there is consent for a particular act, then it should be, you need to be very, very careful that it needs to be corroborated somehow, And whether and you the are, point that you just raised, that there were chats with that person who was accused. So all these WhatsApp chats and all yeah, these conversations, they are are of a vitally lot of important. importance here. They're very vital when you go for a bail. Precisely. So Mhm. that is the only thing that a person can rely on, because basically the law as such, we are noticing that the courts, they are generally reluctant to provide relief. I'm not trying to sound pessimistic, but this is the ground reality. Mhm. Okay. Yeah, important point. So I'll come back on more of this, Advocate Smita, but I'll go to Lohit Mathani. मथानी जी, जब भी इस तरह के केसेस थाने में आते हैं, तो जैसे भी हमने बात करी कि क्या एविडेंसेस हैं, क्या किस तरह की जांच की जाती है? कोई साइंटिफिक एविडेंस, कोई फोन कॉल की डिटेल्स, या जिस तरह का अभी स्मिता जी ने बताया चैट की डिटेल्स हैं कि कोई आपस में क्या चैट हुई, क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं, क्या ये सब आमतौर पे देखा जाता है? क्योंकि पुलिस की ऐसे केसेस में बहुत बड़ी भूमिका होती है। मथानी जी। अमित जी, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जी और एक बहुत ही ये बड़ी लीगल फाइट है अगर ये एक्ट में कोई अमेंडमेंट हो सकता है। सबसे जी पहले जी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो फॉल्स केसेस होते हैं, इनका लीगल बैकिंग क्या है और पुलिस एकदम उसके हाथ क्यों बंधे हुए हैं। तो जी, होता मैं क्या, जानना चाहूंगा कि क्या मतलब क्या प्रेशर्स होते हैं, हाँ, तो किस तरह पुलिस के की सबसे सिचुएशन होती है? सबसे पहले तो लीगली क्यों पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सेक्शन 375 है इंडियन पिनल कोड का, जिसमें रेप की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो विदाउट कंसेंट किया जाए उसको रेप कहा गया है। उसके जी बाद जो अक्रॉस इंटरनेशनली और इंडिया में भी जो स्टैंडर्ड दे रखा है कंसेंट का, उसमें इंडिया के इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 114 ए में लिखा हुआ है कि जब विमेन एक क्लेम करती है कि उसका कंसेंट नहीं था, तो कोर्ट ये प्रेज्यूम करेगी कि कंसेंट नहीं था। इसका मतलब हुआ कि विमेन का केवल स्टेटमेंट पे मान लिया जाएगा कि कंसेंट नहीं था। नहीं था। ये कहीं भी प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि विमेन ने रजिस्ट किया था सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि विमेन की बॉडी पे कोई इंजरी है। बस विमेन का इतना कह देना कि कंसेंट नहीं था, तो हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि कंसेंट नहीं था। तो जी जब एक विमेन एक कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन में आती है और कहती है कि जो मेरे साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, वो इस प्रिटेक्स्ट पे हुआ है कि भाई मेरे साथ वो लड़का मैरिज करेगा, और मैंने जो कंसेंट दिया था वो फ्री नहीं था, वो इस प्रिटेक्स्ट पे था, इसलिए जो कंसेंट था वो कंसेंट नहीं था, वो विदाउट कंसेंट मेरा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, इसलिए वो रेप था। ये जब पुलिस को वो कहती है, तो पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करने के अलावा, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट पुलिस के हाथ वहीं पे बांध देता है। लेकिन फिर भी जो आपने यू विल गो बोला, बाय द बुक्स। यस, फिर भी जो आपने बोला कि हम लोग जो वेरीफाई करते हैं, अगर वो बोलती है कि मेरे पे कुछ मारपीट हुई थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, तो हम लोग चेक करते हैं कि भाई एमएलसी रिपोर्ट इसकी कहीं वेरीफाई हो जाए। अगर वो बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होटल में इस तारीख को मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो हम थोड़ा कॉल रिकॉर्ड देखते हैं, लोकेशन देखते हैं विक्टिम की, अगर उस टाइम पे वहां पर थी, सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं कि विक्टिम वहां पे जा रहा है कि नहीं जा रहा।
और ऑफ कोर्स अगर 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट की गई है तो हम लोग वजाइनल स्वैब लेते हैं, वो हम लोग चेक करते हैं कि भाई उसके जो कपड़े चेंज नहीं किए हैं तो कपड़ों के सैंपल लेते हैं। लेकिन एक बहुत ही बट इंपॉर्टेंट लोहित जी, एक जगह में मैं रोकूंगा लोहित जी, अभी जो रिसेंटली 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट्स हुए थे उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसमें द विक्टिम द एलिजिड विक्टिम या जो कंप्लेनेंट है शी कैन कंप्लीटली डिनाई ऑफ गोइंग इन फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिकल चेकअप आल्सो। शी कैन डिनाई इट, बट लेकिन वो चीज उनके अगेंस्ट में जाती है ट्रायल के टाइम पे, अगर वो जी। डिनाई कर रही है तो। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो तब हुआ जब पोस्ट सेक्स हुआ है, उसके साथ मारपीट करके सेक्स हुआ या इंटॉक्सिकेशन करके सेक्स हुआ है, तब हम लोग वेरीफाई करते हैं। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि मैं पिछले 1 साल से मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, मैं पिछले 1 साल से ये रिलेशनशिप में हूँ, तब उसमें हम लोग कुछ वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल तक बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर 4-4 5-5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हाँ किसी वजह से वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हुआ तो उसको हाँ ये नाम दे दिया गया कि पिछले 5 साल से जो हमारे बीच में संबंध थे वो ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज थे, तो पिछले 5 साल से ये जो हो रहा था ये रेप है। उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग मैसेजेस वेरीफाई कर पाते हैं कि भाई ये चीज हुई है, तो उन्होंने कहीं मैरिज की बात की होगी, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे, तो ये हम लोग प्रूव कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो एक्ट हुआ है ये प्राइवेट जगह में हुआ है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये केवल उसकी टेस्टिमनी है, तो इसलिए अगर एक विमेन एडमेंट है, लॉ को अच्छे से जानती है, तो वो कहेगी कि भाई नहीं, आप कुछ वेरीफाई मत करो, आप बस मेरा स्टेटमेंट लो और आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उस समय पुलिस के हाथ बन जाते हैं और पुलिस को वो केस रजिस्टर करना पड़ता है। भले ही बाद में जाके इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो केस को क्लोज कर सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस बाध्य है, और विद इन 24 आवर्स एक विमेन के आने में उसको वो एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती है, अदरवाइज वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर लिया जा सकता है अगर वो इस तरह की कंप्लेंट के लिए मना करे तो। मना कर दें तो जी 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 मथानी जी, इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे, बट वासिफ वासिफ आप देख रहे हैं जैसे अभी मथानी जी ने भी बताया, ऋत्विक ने भी बताया कि एक आदमी के ऊपर एक फॉल्स रेप केस कितनी आसानी से एक स्टेटमेंट के बिना पे फाइल कर दिया जा सकता है यहाँ पर। और जब ये केस फाइल हो जाता है, अभी मैं नीरज से भी पूछूंगा ट्रायल क्या में उसने क्या क्या फेस किया, लेकिन ये ट्रायल सालों साल तक चलते हैं और हमें चाहे बाद में ही पता लगे कि ये केस फर्जी था, फॉल्स था, कंकॉक्टेड था, लेकिन जो डैमेज है, जो एक आदमी की जो इज्जत है, उसकी नौकरी है, बिजनेस है, पैसा है, ही गेट्स एक्चुअली डिस्ट्रॉयड, आदमी बर्बाद हो जाता है ये सब चीजें ट्रायल को झेलते हुए। कन्विक्शन जो है, जैसा कि अभी हम ऋत्विक ने भी बताया, 20 से 25% का ही कन्विक्शन रेट है, उसमें भी कुछ लोग बाद में जाके बरी हो जाते हैं। तो आप देखिए कितना ओपन टू मिसयूज है कि एक आदमी के ऊपर एक उंगली उठा के उसको खत्म कर दिया जा सकता है। तो वासिफ आपको क्या लगता है कि लॉ में कहां पे लूप होल्स है? वेयर डू यू सी दीज लूप होल्स, मतलब so that it makes the law so prone to misuse? Yeah, thank you अमित। अमित, रेप एक ऐसा फिनोमेना है सोसाइटी में कि इसका नाम सुनते ही सोसाइटी इतनी सेंसिटिव हो जाती है, और जो इंटायर सिस्टम, बी इट पुलिस सिस्टम, लीगल सिस्टम और इंटायर सोसाइटल इकोसिस्टम, इस वर्ड के पीछे इतनी सेंसिटिव है कि इस नाम को लेकर वो जो भी अक्यूज इसमें है किसी भी तरह से, दे ट्राई टू फ्रेम हिम एंड ट्राई टू स्टिग्मेटाइज हिम, और उनको वुमेन पर से हमेशा इसमें इनोसेंट दिखती है। इस क्राइम में स्पेसिफिक, इट्स ट्रू फॉर ऑल द क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बट रेप रिलेटेड बहुत ज्यादा है। क्योंकि फिर होता क्या है ना, कुछ भी होता है आपको मीडिया में आके ना एक बहुत बड़ी सी हेडलाइन आ जाती है जिसके पीछे किसी को कोई ट्रुथ कुछ नहीं पता है, बट एक इमेज बन जाती है कि हाँ इंडिया इज अ रेप कैपिटल, there is some accused, and आपके व्हाट्सएप में डिस्कशन होने लगता है, and people start कि रेप के मामले कितने बढ़ गए हैं, मतलब लोगों को एक्चुअली सच्चाई के बारे में अंदाजा नहीं होता। हाँ, अच्छा इसका मेन रीजन क्या है? इट्स सो इजी टू मिसयूज दिस लॉ। एक तो जैसे लोहानी साहब ने बता रहे थे कि एक बार कंप्लेंट है उनको तो केस रजिस्टर करना ही करना है, उनके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। ये कॉग्निजेबल क्राइम है, फिर इतना सेंसिटिव है, कोई भी एक केस को क्लोज कर देंगे, पूरी फेमिनिस्ट लॉबी आ जाएगी इनके पीछे।
अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट जज ने कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया अपने ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में, राइट, पूरी लॉ भी आगे पर एक्सपेंज करवा दिया उसको। सो दिस हाउ इट वर्क्स। देन सी, एक तो कॉग्निजेबल है, इसको रजिस्टर करना ही है, फिर रजिस्टर होते ही बेल में जब जाते हैं तो आपके कोर्ट जो है, जो जजेस हैं, दे आर नॉट सो इजी टू लिसन टू द अक्यूज साइड। उसका सेशन कोर्ट में रिजेक्ट होता ही होता है 100%, फिर उसको ऊपर हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट तभी बेल देती है जब ऑलरेडी देखते इसका अरेस्ट हो चुका है या चार्जशीट फाइल हो गई है। तो बाय द टाइम ही गेट्स बेल, उसको 3 महीने 4 महीने, हमने तो देखा 8-9 महीने वो लोग जेल में रहते हैं और फिर निकलते हैं। मतलब आमतौर पे अब जैसे नीरज के केस में उसका एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है, बट आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे कस्टडी में भेज दिया जाता है, पहले पुलिस कस्टडी में, फिर जुडिशियल कस्टडी में। एक्सेप्शनल केस है, इज वेरी लकी आई मस्ट से। अदरवाइज मेरे पास इतने केसेस आते हैं और जब तक वो जेल से निकलते हैं उनकी नौकरी भी चली जा चुकी होती है। तो बेसिकली जो डैमेज इन्फ्लिक्ट करना होता है वुमेन साइड को, वो डैमेज इन्फ्लिक्ट हो जाता है इस स्टेज तक। इनफैक्ट हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किया था, क्या लूपहोल है? लूपहोल ये कि आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है, ठीक है जी। आपको कहते हैं बेल के टाइम में वो एविडेंस एक्ट जो है वो प्रिजम्पशन मांगता है आपको पूरे ट्रायल में। तो कोर्ट आपकी सुनता नहीं है, एविडेंस आपकी देखता नहीं है उस टाइम। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ होगा जो काउंटर द प्रिजम्पशन साइड, वो कोर्ट देखेगा नहीं। कोर्ट की एक सिंपैथी फैक्टर भी रहती है इसके ऊपर। अब मेन जो कंसेंट का जो पॉइंट है 114 और कंसेंट जो है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि एक प्रॉमिस ऑफ मैरिज एक वर्ड है, उसको रेप बना दिया जाए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फैलेसी है। क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है कंसेंट पे होता है जब दोनों राजी होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, नहीं रीजन क्या है, वो एक अडल्ट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी वुमेन को बोल रहे हो कि देयर इज अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, आपने डिसाइड कर लिया कि वुमेन डजंट हैव द कैपेसिटी टू थिंक। आपने कंपनी लॉ बोर्ड में एक डायरेक्टर का पोजीशन रिजर्व कर दिया उसके लिए, इस प्रिजम्पशन के लिए शी इज एज गुड एज एनीबॉडी एल्स। बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉमिस ऑफ मैरिज, आपने डिसाइड कर लिया शी डजंट हैव अ कैपेसिटी टू थिंक। तो आप कह रहे हैं कि आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक अ कॉल कि अगर हम ये कंसेंशुअल कि जब ये सब सिचुएशन आती है ना, हमने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे लोग कुछ नहीं सोच सकते और यहाँ पे सब कुछ सोच सकते हैं, और ये हम लॉ में इंसर्ट कर देते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि इससे बेनिफिट वुमेन को मिलेगा और मेन के अगेंस्ट में जाएगा ये। So this is the entire mindset of society that comes into play and formulates the law. और जब ये कई केसेस में तो बहुत ओपन एंड शट होता है कि ये झूठा कॉन्कॉक्टेड मेड अप केस था, उसमें यू जस्ट लेट गो द कंप्लेनेंट, there are no checks and balances. Perjury law इतना वीक है कि it gives more courage to the parties to misuse it. Perjury law को it's so weak that एक तो 5-6 साल लगते हैं आपको, रेप केसेस में थोड़ा कम लगते हैं, 3-4 साल फिर भी लगते हैं आपको फाइनली। इस पे मैं इनफैक्ट इसी पे मैं नीरज से भी पूछना चाहूंगा। नीरज, आपके ऊपर एफआईआर हो गई, आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, लेकिन उसके बाद का सफर भी काफी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप कोर्ट्स में जा रहे हैं, यू आर एन अक्यूज्ड, यू आर बीइंग कंसिडर्ड एज गिल्टी अनलेस यू आर प्रूवन इनोसेंट। यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पर उल्टा है। तो आपने भी बहुत सफर किया होगा जब आप कोर्ट्स में गए होंगे, कितना समय लगा? नीरज, थोड़ा ब्रीफली में बताइए कि व्हाट ऑल यू वेंट थ्रू एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट, फाइनली कैसे मतलब आपका अक्विटल हुआ? सर मैं थोड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल भी जल्दी मिल गई और मेरा केस भी बहुत जल्दी खत्म हुआ और लोगों के मुकाबले। मैं जहाँ तक लोगों के सुनता हूँ 4-5 साल 10 साल तक लोगों के चलते रहते हैं, मगर मैं थोड़ा लकी रहा। मेरी 2019 में मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी और मैं 2019 में ही इस केस से खत्म, मेरा फ्री हो गया। और ये लक मान लीजिए, जो भी था, बस मैं अपने फैक्ट्स रखे और जब मैं कोर्ट में मैंने अपनी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया, डरते डरते कि यार मेरी बिल रिजेक्ट ना हो जाए, मगर उसमें भी मुझे बेल मिली। फिर बेल मिलने के बाद जब ट्रायल मेरा शुरू हुआ, ट्रायल में भी सबको पता था, कोर्ट के अंदर हर एक बंदा जानता था, मेरी अच्छी सबसे बोलचाल करता था, मैं बातचीत करता था, तो सबको पता था कि लड़का निर्दोष है। यहाँ तक कि जज भी देखता था, जज भी निर्दोष, लेडीज जज थी वो भी जानती थी, मगर हर एक को बस लड़की की सुननी होती थी, कोई मेरी बात सुन के राजी नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं आप निर्दोष थे, लेकिन आपको जो सोसाइटी है, जो सिस्टम है, वो एक दोषी की तरह, मतलब एक तरह से सोशली
कन्विक्शन वो लेके चल रहे थे कि भाई इसके ऊपर केस है एक रेप का, तो इसने कुछ गलत किया होगा, उस तरह हाँ का जी नजरिया रहा आपके आसपास लोगों का? हाँ जी, सबका सब लोगों का यही रहता था कि लड़का ही गलत है, और कोर्ट में भी मैं अपने फैक्ट्स मैं बोल तक नहीं सकता था वहां पर कि अपनी आपको बात को रख आपका सकूं। जब अक्विटल हो गया नीरज, तो अक्विटल के बाद आपको तो इट मस्ट बी अ साई ऑफ रिलीफ कि आप एक बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आए, बिकॉज ऐसे केसेस अमूमन लोगों को बिल्कुल तोड़ के रख देते हैं। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर एक फॉल्स केस हो जाता है तो लोग डेवास्टेटेड हो जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब बहुत चीजें हो जाती हैं लोगों के साथ। तो इससे बाहर निकलने के बाद क्या आपकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई जैसे पहले थी, या थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर यू? सर सब कुछ चेंज है, बहुत सब कुछ चेंज है। मेरी जॉब में जो मेरी जॉब थी, उस लड़की ने मेरी जॉब के प्लेस पे आकर हंगामा शुरू किया। उसकी मम्मी आ जाती थी, तो वहां पर उन लोगों ने इतना हंगामा किया कि मैं नहीं जॉब कर पाया वहां पर। इतने अपनी खुद की एक इंसल्ट महसूस होती थी वहां जाने में। 4 लोग दिखते थे तो ये लगता था यार कैसा लड़का है, नहीं कर पाया जॉब में। मैंने जॉब को क्विट किया, वो मुझे निकाले उससे पहले मैं खुद निकल गया अपनी आत्मसम्मान के लिए, मैं खुद ही निकल गया। फिर जॉब प्लेस में यहाँ तक कि मेन चीज सर मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं तो पड़ोस में रहता था उनके, हम लोग पड़ोस में ही थे। हमें अपना घर तक खाली करना पड़ा। हम लोग अब नई जगह शिफ्ट हो चुके हैं और अलग जगह रहते हैं, मगर होनी ऐसी है सर, अभी भी वो लड़की, उसके मम्मी पापा मेरे उस नए घर पे भी आ जाते हैं, वहां यहाँ पर भी परेशान करते हैं। अभी भी और मतलब केसेस खत्म होने के बाद भी आपको हाँ जी, थ्रेट हाँ किया जा रहा है, सर, परेशान किया? तो हाँ। आपने इसकी अभी कोई अभी कंप्लेंट या भी कुछ करी है? सर, कंप्लेंट के लिए हम अपने थाने में भी गए, पेरेंट्स भी गए, मैं भी गया। वो लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। हमारी एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं, वो सुनवाई नहीं है कि कुछ हमारे लिए हो। हम लोग घर में जो रहते हैं, हम लोग रहते कैसे, हम डर डर के रहते हैं कि यार वो लड़की ना आ जाए, उसके पेरेंट्स ना आ जाए, हंगामा कर दें। अभी वहां से तो बड़ी मुश्किल से निकले हैं, अब यहाँ से कहाँ तो मतलब जाएंगे। इतना सब कुछ झेलने के बाद, केसेस लड़के उससे बाहर निकलने के बाद भी एक डर का माहौल है आपकी आपकी हाँ जी, लाइफ में और आपकी फैमिली की लाइफ? अभी भी सर, अभी भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो अभी भी मैं डर के निकलता हूँ कि यार कहीं रास्ते में टकरा जाए, फालतू में कल शुरू ना हो जाए, कोई झूठा मूठा फिर से कोई केस ना लगा दें। और इसने जी जी। इनफैक्ट मैंने अब थोड़ा वो डरना बंद किया है, तो इसने मेरे पापा के ऊपर एक झूठी केस कंप्लेंट कर दी, पुलिस में कंप्लेंट कर दी। एक और कंप्लेंट थी, हम गाँव थाने में गए, तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे इन्होंने पहले भी परेशान किया है। काफी दिन लगे इन चीजों को हमें सॉल्व करने तो में। मतलब एक वो तरीके से देखा जाए तो आपकी वो लड़ाई कहीं ना कहीं अभी भी चल रही है, मतलब से हाँ जी सर, हाँ, अभी भी हमारी लड़ाई चल रही है, पूरी फैमिली सरवाइव कर रही है। मेंटली डिस्टर्ब हम अभी भी हैं। पैसा तो बेअंत लगा है हमारा, अब पैसे के बारे में क्या डिस्कस करना, मगर बहुत लगा है। यहाँ तक कि जॉब जा चुकी है, सारा खर्चा हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ मतलब चुका है। आपकी लाइफ पूरी मतलब उथल पुथल हो गई एक केस पे, अभी या? भी, हाँ, अभी या भी सर मैं जॉब नहीं कर पाता हूँ, कोई जॉब नहीं है, मैं खाली हूँ, कुछ काम नहीं बचा है, और करने का डर भी लगता है, नहीं कर पाता हूँ। समझ सकते हैं नीरज। ऋत्विक, मैं इसी से आपसे आगे इस पे बारे में बात करूंगा कि बहुत से कोर्ट्स ने ऑब्जर्वेशन दी है रेप लॉ के मिसयूज के ऊपर। कई बार ऐसी टिप्पणियां कई कोर्ट से आई हैं, जैसे वासिफ बता रहे थे। हालांकि अभी हाल ही में एक ऑब्जर्वेशन था मद्रास हाई कोर्ट से, जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, और फिर बाद में ऑनरेबल जज को उसके स्टेटमेंट्स को अमेंड करना पड़ा था। तो इस तरह मतलब हम देख रहे हैं कि कितना दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से। अब जैसे नीरज की अभी भी लाइफ पूरी, इट इज ऑन, इट्स रोलर कोस्टर राइड। तो आप क्या चेंजेस की डिमांड करते हैं जब आप रेप लॉस की बात होती है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ऋत्विक? इसमें अमित एक्चुअली बहुत आयरॉनिकल है। अच्छा, एक करेक्शन, वो जो जजमेंट जो भी एक्सपेंज हुए थे जिसमें रिमार्क्स, वो कर्नाटका हाई कोर्ट की हाँ, जजमेंट थी। तो नेवरदलेस मैं अगर बात करूं कि इसमें क्या हम लोग चेंजेस की डिमांड करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ। 2000 क्योंकि देखिए, आप देखिए कि लोग 6-6, 8-8 महीने जेल में रहते हैं और बाद में पता लगता है कि उसके ऊपर एक झूठा केस था। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि
उसकी लाइफ खराब हो गई, उसकी जॉब चली गई, इतना पैसा चला गया, उसकी जो प्रतिष्ठा थी, उसका जो सेल्फ एस्टीम था, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी व्हाटसोएवर, कोई जो विक्टिम्स हैं, जो एक्चुअली मैं विक्टिम उनको बोलूंगा जिनके ऊपर फॉल्स केस हो गया है, उनकी उनकी कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है एक्विटल के बाद, कोई उनको कॉम्पनसेशन नहीं है, जो जो जिसने केस कर दिया उसको कोई पनिशमेंट नहीं है। कानून में क्या है, क्या आप उम्मीद करते हैं आने वाले समय में? देखिए, उम्मीद और डिमांड तो हमारी बहुत क्लियर है अमित, कि हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रेप का लॉ है उसे जितना ड्रेकोनियन बनाया गया है उसे थोड़ा सा उससे नॉर्मलाइज किया जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। और 2013 में एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल बना था रेप का कानून 52 डेज के लिए, जब ऑर्डिनेंस पास हुआ था। और बहुत ही आयरॉनिकल है कि जो सेम फेमिनिस्ट लॉबी जो आज की डेट में मिसयूज को एकदम ही नकार देती है, रेप लॉ के मिसयूज को, उन्होंने उस टाइम पे यही बोल के अपोज किया था रेप लॉ का जेंडर न्यूट्रलिटी, कि अगर ये रेप लॉ जेंडर न्यूट्रल हो गया तो पुरुष उसे मिसयूज करेंगे। तो जो मिसयूज का उन्होंने हवाला देकर इसे जेंडर स्पेसिफिक रखा इस कानून को। और वैसे तो ये कहा जाता है कि मिसयूज इज नॉट अ ग्राउंड्स फॉर नॉट हैविंग अ लॉ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये हमने कोर्ट्स को भी देखा, दैट शोज द बिगेटरी। या एब्सोल्युटली। तो ये इस और हम जिस समाज में रह रहे हैं, आप इंडिया से बाहर जाके देखिए, ज्यादातर कंट्रीज में जिनसे हम अपने लॉस कॉपी करते हैं, ज्यादातर कंट्रीज में सेक्सुअल असॉल्ट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। उसमें बहुत क्लियरली पर्सन के लिए लॉ है। इंडिया में तो हम एक स्टेप फर्दर चले गए, जहां हमने प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट दे दिया, साथ साथ हमने बहुत ज्यादा ड्रेकोनियन बना दिया, मल्टीपल ईयर ऑफ मतलब और आज की डेट में तो अगर आप रेप लॉ में देखें तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से नाउ इवन तो बच्चों में भी अब डिफरेंस आ गया। 16 साल के लड़के और 16 साल की लड़की के सेक्सुअल असॉल्ट में अब डिफरेंस है, पनिशमेंट में डिफरेंस है। तो हमने तो अब इस लॉ की वजह से, जैसा कि बता रहे थे कि पूरी सोसाइटी इसके पीछे लग जाती है हाथ धो के, ऐसे ही हाथ धो के पीछे लग के हमने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारी तो बहुत क्लियर डिमांड है कि इस लॉ को एकदम जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, और जिस तरीके से नॉर्मल किसी भी क्राइम को हम ट्रीट करते हैं उसी तरीके, किसी कोई स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल स्टेटस की इस तरीके से जरूरत नहीं है। और ये सारे जो डेटा दिखाए जाते हैं, चाहे वो जयस वर्मा कमेटी में रहे हो या एनएफएचएस में रहे हो, हमें बहुत क्लियरली पता ही वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं डेटा। कुछ राइडर्स हो कानून के अंदर, कुछ राइडर्स हो, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हो, इन सब चीज को कर्व करने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आसिफ ने बोला था, पर्जरी को हमें स्ट्रांग बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी अगर आप नीरज का ही केस देख लें तो उसके पास केस के ऊपर केस आता रहेगा। मतलब आज की डेट में आप अगर मतलब आप ना माने नीरज के ऊपर हर दूसरे दिन सेम एलिजेड विक्टिम रेप केस डाल सकता है, एवरी अदर डे, और ये कानून में कहीं रोका नहीं जा सकता। इनफैक्ट आई थिंक महाराष्ट्र इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट जहां पे कि विक्सेशियस लिटिगेशन को स्टॉप करने का प्रिवेंशन का लॉ है, बाकी और कहीं पर भी नहीं। It actually becomes the mockery of the entire law and justice system, Ritvik. But इसमें मैं स्मिता जी से पूछूंगा, एडवोकेट स्मिता, see, it is a lot about consent in the rape cases, consent and how it is interpreted. It becomes very important in other rape cases, but in promise of marriage cases, it is considered that consent was already there on both the sides, but the consent was given on false promise. तो ऐसे में what is left for the defense to prove? What should the defense concentrate on? And this becomes very important for the people who are actually going through this. Advocate Smita. Basically, what we have observed in the view of the apex court is that in such cases, if we are presuming that there was initially a consent and that was based on a promise that the parties would get married, and later on that consent it became vitiated because that promise was somehow broken. In such cases, if we prove that there were a change in circumstances because of which the marriage could not take place, that could be a very good defense, because then it means that there was not an intention to defraud. Right now, we have no proviso, we have no special rule or exception which says that initially I was aiming to marry this person, and now I am not marrying this person because I had a change of heart, and it won't be considered to be a very valid defense. But if somehow we were to say that yes, there was an intention, but due to these supervening circumstances,
these were the adjustment changes. She shifted, or she was seeing other people, something or the other, and then there was a hiatus in the relationship. Then the court, it tends to view it a bit more sensitively. But on the other hand, what I feel is that there should be some movement to make this particular crime non-cognizable. And why I would say so is that even if we were to say that, okay, there was a false promise, it was a promise to get married. Here, the person is not going to abscond. It is more like if we are, talking about in terms of a contract that has been broken. So the parties, they are not in a very, strenuous circumstances. It is not that some evidence is going to be destroyed. It is not that the person is going to, run away, abscond. So there should be some sort of guidelines that in such cases, arrest should not be a rule. Because the stigma, as Mr. Wasif Ali, he pointed out, that leads to a lot of harassment. And the conviction rate in these cases, it is abysmally low. So if you were to balance it out, we are hounding a person just because a woman might be feeling vindictive, or she might be annoyed due to some other reason. And suddenly they might have parted ways few years back, but suddenly she turns around and she says that I was in a relationship with this man because he decided to get married to me, and so he violated me. Now the point is that these women generally, they are not people who have just entered the age of majority. I am yet to see an FIR by a girl who is 18 or 19 years old filing this FIR. Generally, these are professionally qualified, well-settled women. Well-educated and independent. Precisely. I would rather say a bit too well-educated in the laws. Yeah. So they tend to misuse the provisions. And this is something that judicial note can be taken off. There is absolutely no reason. I'll in fact ask Lohit Mathani ji to answer some of your questions that you have raised here about the arrest part. Like you said that it should not be cognizable. Arrest should be it should not be a norm. तो लोहित मथानी जी, जब आप देखते हैं कि एक केस जो कि प्राइमा फेसाई फॉल्स नजर आ रहा है, तो पुलिस क्या करती है? मतलब देखा यह जाता है कि अरेस्ट तो होता ही होता है, मतलब इतनी क्या वो होती है कि आपको अरेस्ट करना ही करना है, और ओपन एंड शट केसेस में भी चार्जशीट फाइल कर दी जाती है. ये एफआईआर के बाद का प्रोसीजर है. एफआईआर में तो आपने बताया कि हमें एफआईआर करनी ही है, लेकिन जब एफआईआर हो जाती है, नजर आ रहा है कि एक ओपन एंड शट केस है, तो क्या व्हाट नेक्स्ट हैपेंस? बिकॉज अधिकतर केसेस में तो अरेस्टिंग हो जाती है. देखिए, इसमें दो चीजें आपने पूछी. पहली आपने पूछी अरेस्ट के बारे में, और दूसरा चार्जशीट के बारे में. तो देखिए, महाराष्ट्र की सिचुएशन आपको बताता हूँ. अरेस्ट जो है फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज केसेस में इतना इजीली नहीं किया जाता है. और पहले एक पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, जो टाइम पीरियड दिया गया है 3 months का, उसको अच्छे से यूटिलाइज करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, और एविडेंस में अगर उसको लगता है कि चार्जशीट उसने फाइल करनी चाहिए, तभी जाके पुलिस अरेस्ट करती है. और अरेस्ट करने के बाद चार्जशीट फाइल करती है. जो कोर्ट का अपना जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर चार्जशीट फाइल करनी है तो अरेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड दिया जाता है. ऐसा नहीं है कि आज एफआईआर हुई तो शाम में अरेस्ट कर लिया या कल अरेस्ट. क्योंकि बहुत केसेस में यहाँ पर देखा जाता है कि इमीडिएटली जैसे ही एक रेप की एफआईआर है, इमीडिएट अरेस्ट किए जाते हैं. आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है. नहीं, लेकिन बहुत से केसेस, नहीं महाराष्ट्र में नहीं, बाकी भी जहाँ भी मेरे बैचमेट्स काम करते हैं, दिल्ली में भी और अलग जगह पे भी, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, केस क्या है. अगर एफआईआर पढ़ के लग रहा है कि ये ओपन एंड शट केस है, मतलब फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज का है, लेकिन एफआईआर में लिखा है कि नहीं वायलेंस भी हुआ था, विद इन 24 आवर्स अगर कंप्लेंट दी गई है, अगर जो विक्टिम है 18 साल से छोटा है, ये सब अगर 18 साल से छोटा है, पॉक्सो केस बन जाता है, तब अरेस्ट करना पड़ता है. अगर विद इन 24 आवर्स कंप्लेंट दी गई है, अपना ये सेक्सुअल क्या कहते हैं इंटरकोर्स विद इन 24 आवर्स हुआ है, सैंपल्स अवेलेबल है, तब अरेस्ट किया जाता है. लेकिन अगर पता चल रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद रिलेशनशिप खराब हो गई है, तो इमीडिएट अरेस्ट नहीं होता है और इन्वेस्टिगेशन की जाती है. हो सकता है कुछ केसेस में अगर पुलिस ऑफिसर मोटिवेटेड है
या तो victim ऐसे केस भी रहे होंगे आपने आपके आपने जो हैंडल किए होंगे, आपने जो देखे होंगे, जहां पर ओपन एंड शट केसेस थे और चार्जशीटिंग में उसको नहीं भेजा गया और उसको वहीं उसका। हाँ, दो बातें। अरेस्ट की बात मैंने आपको बताई, अगर जी चार्जशीट कर रहे हैं तो अरेस्ट तो करना पड़ता है क्योंकि ये रूल है। अगर चार्जशीट आप पूछ रहे हैं कि चार्जशीट कब नहीं करते, मतलब हमको लगता है कि केस अगर ओपन एंड शट है और हमको चार्जशीट नहीं करनी है तो केस को हम लोग क्लोज करते हैं। लेकिन जी केस को क्लोज करना एक इजी टास्क नहीं है। केस को क्लोज करने के लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ है, जो कंप्लेनेंट ने बोला है वैसा नहीं हुआ है। तो वैसा ओके मतलब क्लियरली प्रूफ हो सकता है तभी हम लोग करते हैं। ऐसा हम लोग 4-5 सब चीजों में करते हैं। पहले तो हम लोग को जब LIB हो, LIB मतलब कि FIR में विक्टिम ने बोला है कि ऐसे ऐसे होटल में मैं इस तारीख को इस टाइम में इसके साथ गई थी, अगर हम लोग ये प्रूव कर सके कि भाई नहीं, इस टाइम पर जी तो एक्यूज कहीं और था, किसी और सिटी में था, तो जी इजीली प्रूफ हो जाता है कि भाई ये विक्टिम झूठ बोल रही है, तो हम केस क्लोज कर देते हैं। दूसरा है कि अगर एक्यूज ये बता सके पुलिस के सामने कि भाई नहीं, मैं तो विक्टिम के साथ कभी प्राइवेट में गया ही नहीं, कभी प्राइवेट रूम में बंद कमरे में मैं विक्टिम के साथ कभी नहीं गया, ये अगर प्रूफ हो जाता है तो हम लोग केस को क्लोज कर देते हैं। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले ही विक्टिम और एक्यूज मैरिड थे, शादी हो चुकी थी उनकी, फिर भी ये कर रहे हैं, तब हम लोग क्लोज कर पाते हैं। और चौथा जो मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर 90% केसेस में होता है, विक्टिम आके बोलती है कि भाई नहीं, मैंने गलती से कंप्लेंट कर दी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरी, गलतफहमी थी, तब हम लोग केस को क्लोज करते हैं। ऐसे 4 केसेस में ही हम लोग क्लोज कर पाते हैं। और मदानी जी, मैं इसमें ऐड करूंगा, ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जो कि इतने ओपन एंड शट होते हैं कि जहां पर फेसबुक पे चैट हुई है और एक्चुअली मतलब विक्टिम जो कंप्लेनेंट है और जो अक्यूज्ड है वो मिले ही नहीं है। मिले ही नहीं है। ऐसे भी केसेस हैं जहां पर केसेस फाइल हो गए जहां पे वो कभी मिले ही नहीं थे। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एनी हाँ, तो अगर कभी सेक्सुअल मिले ही इंटरकोर्स नहीं, और केस फाइल हो गया। कभी मिले ही नहीं है, तो फिर हम लोग उसको बी फाइनल करते हैं, मतलब उसको हम लोग क्लोज करते हैं कि झूठा केस जी है, और कोर्ट में हम लोग मैं भेजते हैं समझ कि गया। हाँ, विक्टिम पे कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जी बहुत जी कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ सच्चाई तो FIR में रहती ही है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही होता है, बस फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे हुआ होता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो फिर उसको फिर क्लोज करना एक मुश्किल चीज हो जाती है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हुआ फिर भी अगर कंप्लेंट की गई है तो बी फाइनल हम लोग क्लोज कर पाते हैं केस को, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है समझ तो क्लोज करना जी मुश्किल हो जाता है। Yes। जी 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 बिल्कुल। वासिफ जैसे कि अब हम लोगों ने इतना इसको अनफोल्ड कर दिया कि किस तरीके से फॉल्स केसेस भी हो जाते हैं, पुलिस की अपनी मजबूरियां हैं। आपने देखा कि जैसे नीरज के केस में भी आपने देखा एक्विटल के बाद भी ये कह दिया जाता है कि द रेपिस्ट गॉट अवे, यू नो, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग एक्विटेड ऑफ अ फॉल्स रेप केस। तो जो बैगेज है वो एक आदमी के साथ हमेशा रह जाता है, वो जो स्टिग्मा है वो एक आदमी के साथ हमेशा रह जाता है। कानून इतने ओपन टू मिसयूज हैं। तो एक तरफ तो जरूरत है कानून को बदलने की, उसमें राइडर्स, उसमें चेक्स एंड बैलेंस डालने की, लेकिन दूसरी तरफ बात की जा रही है कि उनको और कड़ा बनाया जाए, इनफैक्ट कैस्ट्रेशन और भी सख्त कानून के लाने की तैयारी की जा रही है। या ऐसे में अभी रिसेंटली एक ऑनरेबल जज ने कहा था कि नोबडी टॉक्स अबाउट द डिग्निटी ऑफ अ मैन। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि where do you see this dignity of the man going, you know? Do you think more stringent and unfair law will bring any kind of fairness in the society? uh, we'll end it with you, Asif, on this. अमित, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की बात यह है कि जब एक्विटल भी होता है तो जनरली सोसाइटी का कई बार माइंडसेट रहता है कि यार इसका तो एक्विटल हो गया बट हो सकता है गिल्ट होगा इसका। जी तो उसके सोसाइटी के माइंड से भी ये निकलना कि नहीं वो एक्चुअली इनोसेंट है, उसमें भी हर केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। और जो थोड़ा सा मीडिया हाईलाइटेड केसेस होता है उसमें तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि फेमिनिस्ट तुरंत कहते हैं, एक नैरेटिव फोल्ड कर देती है कि एक्विटल में जरूरी नहीं है किसी कि तरीके से बच निकला ये, मतलब हाँ वो लैक ऑफ एविडेंस होगा या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं था, ये सब एंगल करके ना एक डाउट कर देती है। तो जो डिग्निटी है आफ्टर एक्विटल भी वो रिवर्स होना एंड उसको इट्स पॉसिबल नहीं होता है। इसमें देखो एक चीज करना बहुत जरूरी है कि जैसे विक्टिम वुमेन का नाम आइडेंटिटी हिडन है, ऐसे ही जी अक्यूज्ड मैन का भी आइडेंटिटी हिडन रहना चाहिए जब तक कहते हैं फाइनल ऑर्डर ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब तक आपका लॉ नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मिसयूज बहुत ही ड्रामेटिक
टर्न लेता जा रहा है, लेवल तक जा चुका है एंड इट्स बिकम बिग हैवक। आपके कई कोर्ट्स में ऑब्जर्वेशन दे दिए हैं, कई न्यूज़पेपर्स में, आप मीडिया आर्टिकल्स में देखिएगा। बट हम जानते हैं जब लॉ एक बार बन जाता है तो उसको चेंज करना इट्स अ हरकुलियन टास्क। ओके, हम विल ड्रम बीटिंग इट, बट हरकुलियन टास्क है। अब इसमें फेमिनिस्ट लॉ भी क्या करती है कि कोई भी एक ड्रामेटिक केस आ जाएगा which is not the order of the which is norm, एक knee-jerk reaction one of kind of a case, हाँ, उसको knee-jerk reaction में they will start drum beating it, and all entire media and the system will start highlighting that case, and based on that they will try to make amendments. जैसे आप जो बोल रहे हैं और stringent करना, strict करना, और जब stringent और जब strict होता है, nobody wants to see the logic behind it, nobody wants to see the implication of it. Everybody knows that it's been grossly misused. sentiments में, spur of the moment में, pressure में, media pressure में नहीं है। मैं आपको बता, इसका रीजन क्या है? Nobody cares about man. That is the reason. right. Society wants that not a single woman should be a victim, no matter how many men are falsely accused and stigmatized. That is a basic mindset of the society. It's a harsh truth. Yes, it's a harsh truth. This is the reason it is all happening. तो अब तक आपके laws काफी change हो गए होते हैं। समझ सकते हैं। We often talk about equality. The Constitution guarantees equal protection from law, but कानून sexual offences में महिला को संरक्षण देता है, पुरुषों को नहीं। हमारे जो laws हैं वो gender neutral नहीं है। Consensual relationship के बाद महिला कहती है कि promise of marriage था, मैरिज नहीं हुई तो इसको रेप केस बना दिया जाता है। लेकिन अगर पुरुष अगर ये कहे कि संबंध किया गया और महिला ने बाद में शादी करने से इनकार कर दिया तो उसको एक मेल रेप नहीं कहलाया जाता। वो रेप हो या कोई भी हीनियस क्राइम हो उसको कंडेम किया जाना चाहिए और उसे रोकने के लिए कड़े कानून भी होने चाहिए। लेकिन साथ में ये भी देखना जरूरी है कि कानून के चुंगल में कोई निर्दोष व्यक्ति तो नहीं फंस रहा। जब देखा जा रहा हो कि दुश्मनी या ब्लैकमेलिंग या पैसे की अगुवाई के लिए कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इनोसेंट आदमियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, झूठे केस के चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो समझिए चुप रहने का समय चला गया है। It is time to bring change to the laws. The policy needs to be overhauled. The system needs to be amended. The principle of natural justice must prevail. The judiciary needs to intervene to protect the life and liberty of innocents. And most importantly, you, the people who are watching, should stand by somebody who is falsely accused, because tomorrow it can be you. With this, I wrap up this discussion here and thank all my panelists for their valuable time. Advocate Smita Dikshit, Rohit Mathani ji, Ritik Basaria, Wasif Ali, Neeraj, thank you for joining this live. Thank you very much, and good night all of you. Thank you. Good night.